We'll briefly revise till other students join. We'll briefly revise what we read yesterday. So as we studied the history of India, how we became a country, how the different princely states came together, and how the entire princely states were integrated into one union of India. From 563 states and a number of British Indian provinces, हमने एक देश कैसे बनाया? जब देश बन गया, फिर हम autocratic country तो नहीं रहे. We were having our own rule. So we needed a constitution. Constitution जिसके basis पे हम अपनी government को run कर सकें on a very democratic basis, जिसमें लोगों को उनके rights मिलेंगे, उनको अपनी independence, अपनी freedom से अपना profession choose करने का मौका मिलेगा. इस तरह से freedom की ये हमने कल समझा कि क्या need है constitution की. और उसके बाद हमने constituent assembly के बारे में पढ़ा. We studied about the constituent assembly. We studied about the constituent assembly. कब बनी थी constituent assembly? डेट कुछ याद है? November 9, 1946. किसके provisions के basis पे बनी थी ये? देख के बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं. You can check your notebooks as well. Cabinet mission plan. किसके बेसिस पे बनी थी? आपने रिवाइज नहीं किया? सबने जाके किया था, भूल गया? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे बनी थी. तो इसने डिवाइड कर दिया था इंडियन जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था इनटू पाकिस्तान डोमिनियन एंड इंडियन डोमिनियन. उनकी अपनी अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट एक्टेड एज व्हाट? अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट. मतलब लेजिस्लेचर भी एक्ट कर रहा था वो, और एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी. जब लेजिस्लेचर एज अ लेजिस्लेचर एक्ट कर रहा था, तब उनको कौन हेड कर रहा था? जीवी मावलंकर. वेरी गुड. तो जब वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट कर रहा था, then it was headed by जीवी मावलंकर. ये बाद में क्या बने थे? फर्स्ट स्पीकर. He went on to become the first speaker of the Union of India, of the Parliament of India. First speaker, right? And when the body met as a constituent body, तब कौन हेड कर रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Fine. अब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बेस्ड था. मेजॉरिटी ऑफ दी, आपको समझ आ रहा है ना? आप यू आर वेरी लुकिंग वेरी सीरियस, आई थिंक. जस्ट लूजन अप अ बिट. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पे बना है, उसको हमने अडॉप्ट किया है. जैसे डिफरेंट कंट्रीज से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, हमने पावर ऑफ इमरजेंसी कहाँ से लिया है, तो वो चीजें हम आज पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ से क्या लिया. इस तरह से हमने उसको अडॉप्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सारे हमारे लुमिनरीज थे, लीगल लुमिनरीज, उन्होंने वो मिलके सारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया अक्रॉस द वर्ल्ड से. उसको लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं किया. उन्होंने क्या किया? उसको स्टडी किया. इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट रहे हैं, आपको पता ही रहेगा. तो ही वॉज अ ग्रेट आई वुड से अ फिलोसोफर. इनफैक्ट ही वॉज अ फिलोसॉफिकल साइंटिस्ट. सो व्हाट ही डिड, ही अडॉप्टेड द बेस्ट इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसको सूट किया, एडजस्ट किया. और ये बहुत ज्यादा उनकी एक फोरसाइट थी. उस टाइम पे जब देश आजाद हो रहा है, इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, कुछ पता भी नहीं है क्या होगा, उस टाइम पे इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये एक इट इज अ मार्क ऑफ हिज ग्रेट एक्यूमन. तभी उनको मॉडर्न मनु के नाम से कहा जाता है. बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु. तो इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे जो ओवरऑल जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम चल रहा है. 19 November 26, 1949. What is the importance of this date? We adopted the constitution, right? तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इस दिन को हमने रिपब्लिक क्यों नहीं डिक्लेयर किया? रिपब्लिक डे, पूर्ण स्वराज कब हुआ था? 1929 लाहौर सेशन
of the Indian National Congress on the banks of Ravi, where Pandit Nehru, he was the then president of that session of the parliament, Congress, और उन्होंने ये नारा दिया था पूर्ण स्वराज का, टोटल इंडिपेंडेंस, नथिंग बिलो दैट। तो उस दिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने 26 नवंबर की जगह हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस लाया, उसको हमने अडॉप्ट किया। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमने कल इसके डिफरेंट फीचर्स हमने स्टडी किए थे। क्या क्या फीचर्स थे? सबसे पहले, ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। रिटन और अनरिटन का कॉन्सेप्ट भी हमने आपको समझा दिया है ना। उसके बाद वी हैव अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? एक डेमोक्रेसी एडल्ट फ्रेंचाइज के बिना मीनिंगलेस है। अगर ये क्लास हम समझ ले कि एक कंट्री है और यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, आपकी बात सुनूं ही ना मैं, मतलब आपको कोई राइट ही नहीं है, तो देन दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब दिस इज एन ऑटोक्रेसी। जब आपको हर एक बंदे को यहाँ पे पूरा राइट है अपनी बात रखने का, आपके पास वन राइट वन वोट पर पर्सन है यहाँ पे, तो तभी तो डेमोक्रेसी का मतलब होगा ना। ऐसे डेमोक्रेसी नाम की रह जाएगी। अब जैसे आप देख लीजिए, पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ है। व्हाट इज द सिचुएशन देयर? इट हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल्स। जबकि विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा आपने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया विल नेवर सर्वाइव एज अ कंट्री, 10 साल में ही खत्म हो जाएगी। बट सी, वी आर थ्राइविंग एंड मोर वाइब्रेंट एज एवर। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हम, G20 हमने होस्ट किया है, वी आर डूइंग ग्रेट, हम मून तक लैंड कर गए। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द जीनियस ऑफ दोज फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने जो विजन दिया हमें, जिसके बेसिस पे हमने आगे डेवलपमेंट किया। दो थोड़ी प्रोग्रेस में देरी हुई, कुछ चैलेंजेस भी आए, बट चैलेंजेस तो आते ही है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर द रोल ऑफ दोज ग्रेट पीपल एंड हाउ दे एंश्योर्ड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। जैसे पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, इट इज बेस्ड ऑन वन रिलीजन। हमारा देश सिर्फ एक रिलीजन से ही नहीं, सभ्यताएं हैं यहाँ पे बहुत सारी रीजन्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। आप ट्राइबल एरियाज में जाइए, आज तक भी वो अपने ट्रेडिशनल तरीकों से जी रहे हैं। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आइडिया है आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। उसके तहत हर रिलीजन के लिए, हर चीज के लिए एक ही पर्सनल लॉ होगा, डाइवोर्स के, सक्सेशन के। अब देखिए, हम झारखंड में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पे जो विलेज हेड है उनका चयन कैसे होता है? आई मीन, वन ऑफ द पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, उसके हाथ में एक स्टिक दी जाती है एंड लोग उसको प्रोसेशन में लीड करते हैं। जिस घर के सामने वो अपनी स्टिक रोक के खड़े हो जाएगा, वो प्रधान बनेगा। अब ये उनका ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। अगर हम जबरदस्ती इसको चेंज करेंगे तो दैट विल बी not useful way or maybe effective way of integrating those people. इसीलिए हम एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हमारे देश की जो विभिन्नता है उसको मेंटेन करने के लिए। आप बोलोगे कि सभी एक ही तरह का खाना खाएं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ खाना खाते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ खाते हैं, साउथ इंडिया में कुछ खाते हैं, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है। तो ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने समझा दैट वी हैव टू मेंटेन, वी आर लाइक अ सैलेड बाउल, जिसमें सैलेड बाउल में डिफरेंट यू पुट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सबकी इंपॉर्टेंस होती है। आप एक ही उसमें खीरा डाल दोगे या एक ही सिर्फ गाजर खाओगे या वट एवर वन पर्टिकुलर फ्रूट, दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व। सो द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इज लाइक, even though we are a democratic setup, but still yes में challenges आए हैं हमें इस चीज को एड्रेस करने में। तो हमें ये चीज देखिए, पॉलिटी को समझने के लिए या फॉर इन जनरल ओवरऑल, अगर आपको यूपीएससी का एक मतलब प्रेपरेशन में एक माइंडसेट आपको बनाना है, आपको साइलोज में नहीं देखना। फॉर एग्जांपल, पुलिस ऐसे काम कर रही है, सीआरपीएफ ऐसे कर रही है और बीएसएफ अलग अलग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, वो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो इसी तरह आपको भी पॉलिटी को दूसरे सब्जेक्ट से अलग नहीं समझना है, हिस्ट्री को भी अलग नहीं समझना है, सबको एक साथ लेके चलना है। बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, समझ लो चंडीगढ़ के डीसी बना दिया आपको, चंडीगढ़ साउथ का, तो वहां आप सिर्फ पॉलिटी से काम नहीं ना चलेगा। आपको कहीं पे फ्लड आ गया, आपको ज्योग्राफी की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसी तरह आपको एक इंटीग्रेटेड वे में अगर आप चलोगे, अंडरस्टैंड करोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है पॉलिटी पढ़ने के पीछे, पॉलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है, देश कैसे चलता है, तो वो सब चीजें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।
राइट। तो कल कहाँ तक पढ़ा था हमने, अब हम आगे चलेंगे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जम्मू से हो? कहाँ से हो जम्मू से? कहाँ? जम्मू सिटी बहुत बढ़िया। रियाड़ी से हो? गुरुद्वारे के पास? चलो बढ़िया। चलो कल तक हमने जो पढ़ लिया वो अपने फ्रेंड से आप थोड़ा डिस्कस कर लेना, ठीक है। बाकी हम बाद में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो नाउ विल मूव ऑन टू, हमने शेड्यूल्स थोड़ा सा रेफरेंस लिया था, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का आइडिया है कुछ आपको, थोड़ा बहुत? नहीं है? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, क्या बना था, कुछ आइडिया है? नहीं तो अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ फिर से देना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं पता? चलो विल ब्रीफली इन अ मिनट और टू विल, बाकी हम बाद में, क्योंकि बाकियों का टाइम वेस्ट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। उसके बाद बी आर अम्बेडकर हेड किया ड्राफ्टिंग कमेटी को, ठीक है। फिर उस उन्होंने एक डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सप्लोर किया, स्टडी किया और एक प्रॉपर इंडियन कंडीशंस को सूट करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और 26 नवंबर उन्नीस सौ उनतालीस को 49 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी 1929, आपने लाहौर सेशन के बारे में सुना होगा जब पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। पूर्ण स्वराज की बात नहीं भी सुना है तो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। तो उस दिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए, उस दिन की रेलिवेंस को हाईलाइट करने के लिए हमने चूज किया कि हम 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन प्रैक्टिस लाएं। इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज हम रिपब्लिक बने। अब रिपब्लिक क्या होता है? देखो दो तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। जो मोनार्की होगी उसमें जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, ही विल बी हेड ऑफ द स्टेट, विल बी हेरिडिटरी। हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट होता है। जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लड डेसेंट समटाइम्स। जो प्योर मोनार्कीज होती हैं उनमें इट इज मोर बाय प्योर ब्लड डेसेंट। चाणक्य का नाम सुना है आपने? कौटिल्य चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जो राजा होना चाहिए वो प्योर ब्लड डेसेंट से आना चाहिए। तो ये मोनार्कीज का रूल था। लेकिन हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी का सेटअप क्या है? डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ द स्टेट कैसे इलेक्ट होगा? इलेक्ट होगा कि कैसे, क्या होता है डेमोक्रेसी? इलेक्टेड होगा। तभी इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। अब हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, दो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। वो हम बाद में पढ़ेंगे इनडायरेक्टली क्यों और डायरेक्टली क्यों नहीं। तो इसीलिए इलेक्टेड है, इसलिए वी आर कॉल्ड अ रिपब्लिक। जिस कंट्री के जो हेड हैं वो इलेक्टेड होंगे उसको कहा जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए। और मोनार्कीज जो आपकी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, so head of the state is hierarchical by hereditary blood descent, right? थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, अभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हमने स्केड्यूल्स की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्केड्यूल जो हमारे 12 स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने स्केड्यूल है हमारे? 12 शेड्यूल है। इसको आप नोट करें, अभी मैं लिखाऊंगा कुछ। शेड्यूल फर्स्ट क्या है? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? जो नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इस चीज को डिफाइन करता है। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज।
तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज है वो हमारे शेड्यूल 1 में आ जाती है। जो शेड्यूल 2 है आपका, सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये आपको याद करना है पूरा। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ डिफरेंट हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, president, governor, speaker of Lok Sabha, chairman of Rajya Sabha. Then we have judges of High Court and Supreme Court. And the Comptroller and Auditor General of India, CAG. CAG का भी यहाँ पे प्रोविजन है। यहां तक हो गया। Schedule 3, oath and affirmation. Oath and affirmation of union ministers, state ministers, members of parliament, public legislative assemblies, again judges both of High Court and Supreme Court, and again the CAG, the Comptroller and Auditor General of India. अभी हम इतना इसको याद करेंगे कि मतलब इसका इंपॉर्टेंस समझना है कि ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा वो कि नेम्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज इज रेफर टू इन विच शेड्यूल। फॉर एग्जांपल सेकंड शेड्यूल में क्या है, ऑप्शन दे देगा 3-4, या विच इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो उसमें 4 स्टेटमेंट देगा, शेड्यूल 1 इज दिस, शेड्यूल 2 इज दिस, या मैच ऑफ द फॉलोइंग में आजकल आ जाता है तो वो ऊपर नीचे कर देगा। तो आपको एक बहुत आसानी है, फ्री के मार्क्स हैं, इसको सिर्फ रटना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस याद कर लेना। शेड्यूल 4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। शेड्यूल 4, एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स। अब राज्यसभा लोकसभा का आपको क्लैरिटी है थोड़ा, लोअर हाउस कौन सा होता है, कौन सा होता है राज्यसभा, अपर हाउस राज्यसभा। अपर हाउस क्यों कहते हैं इसको, देखिए लोकसभा लोअर हाउस है, इट इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा है, हम साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे बिकॉज अभी आपको क्लैरिटी थोड़ी कम है। जैसे लोकसभा है, दिस इज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, लिख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपनी क्लैरिटी के लिए। साइड पे इसको साइड नोट करके आप नोट कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, हाउस ऑफ द पीपल। इसमें आपके एमपी जो इलेक्ट होके आते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और जो आपकी राज्यसभा है, दिस इज नोन एज अपर हाउस। It represents
स्टेट्स एज अ होल, स्टेट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है। अब इसका क्या मतलब है कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है? अब देखो, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, हमने कल पढ़ा था 3 टियर हमारा है, ठीक है। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने यूनियन को स्ट्रांग रखा है, स्ट्रांग सेंटर है हमारा, हमने सेंटर को ज्यादा पावर दी है। लेकिन हमने चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखने हैं कि जो सेंटर है वो स्टेट्स की पावर को ओवरराइड ना करे। तो इसीलिए ये जो राज्यसभा है, दिस कीप्स अ चेक, दिस वॉइसेस द कंसर्न्स फॉर द स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का आइडिया है आपको, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, इसी तरह स्टेट्स में होता है। जो असेंबली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोकसभा की तरह इलेक्टेड होती है। दूसरी होती है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी चलो साथ में लिख लो आप, बिकॉज विदाउट दीज कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी नहीं आएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स, ये हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एन इलेक्टेड बॉडी। ये इलेक्टेड बॉडी है, सिमिलरली सिमिलर टू आपकी लोकसभा, लोकसभा की तरह ही है ये। इसमें डायरेक्टली जैसे आपकी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं, आपने कभी वोट डाला ही होगा, तो आपके एमएलए बन के आते हैं, वो एमएलए लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली में बैठते हैं। दूसरी जो राज्यसभा के सिनोनिमस हर स्टेट में जो बॉडी होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये हर स्टेट में नहीं होती। अभी करंटली ये 6 स्टेट्स में थी, जम्मू कश्मीर में थी, जब से यूटी बन गया तो अभी तो वहां पे कुछ भी नहीं है। तो 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल करंटली है, वी इंक्लूड जम्मू कश्मीर ऑल्सो उसमें अभी, लेकिन इसको एक्सक्लूड करके 5 हो जाएगा। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आई थिंक मध्य प्रदेश। अब इसको चेक कर लेना, 5 स्टेट्स में है अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है स्टेट स्टेट असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेचर का। इसमें इनडायरेक्टली, जैसे राज्यसभा में जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो भी इनडायरेक्टली होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपको समझ आ रहा है ना? हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें भी जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, राइट। तो एक और चीज आपको समझनी है कि अब जैसे राज्यसभा है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जैसे 5 साल हो गए आपके एमएलए एमपी जो बन के आते हैं, 5 साल तक ही होते हैं, 5 साल के बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 साल का, और लोकसभा का 5 इयर्स का, सिमिलरली काउंसिल का भी और असेंबली का भी। जब 6 साल का होता है तो फिर अगर डिसॉल्व नहीं होगी तो नए मेंबर्स आएंगे कैसे? ये सवाल तो उठना चाहिए आपके दिमाग में। इसमें क्या होता है, अब थोड़ी सी इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग, जब फर्स्ट राज्यसभा बनी थी 1951-52 इलेक्शंस के बाद, हम कब की बात कर रहे हैं? लोकसभा तो इलेक्ट हो गई, वो 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी 57 में, ठीक है। अब राज्यसभा की अगर बात करें तो 1952 टू 58 ये आपके फर्स्ट सेशन होगा, इलेक्ट तो हो गए ये लोग। अब कौन छोड़ेगा और कौन नया आएगा, ये हर 3 साल के बाद, एवरी इन एवरी 3 इयर्स, इन एवरी 3 इयर्स, सॉरी एवरी 2 इयर्स, beg your pardon, 1/3 of the members, 1/3 of the members, they have to go. I mean, 1/3 of the members they go. अब जो फर्स्ट, जैसे लोकसभा फर्स्ट राज्यसभा थी, अब सब तो बन गए हैं, जितनी सीट से 200 245 थी उस टाइम पे, शायद 230 के अराउंड लोग प्रेजेंट थे वहां पे। तो अब कौन किसको सिलेक्ट करेंगे कि भाई कौन छोड़ेगा? अब जैसे यहाँ पे है, आप राज्यसभा हो, आपके 1/3 लोगों को जाना है 2 साल के बाद, और आप पहली राज्यसभा के मेंबर हो आप सारे, तो कौन छोड़ेगा? आप तो नहीं छोड़ोगे, आप भी नहीं छोड़ोगे, आप भी नहीं छोड़ोगे, आप छोड़ोगे? क्यों छोड़ोगे? तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो फर्स्ट राज्यसभा में ड्रॉ ऑफ लॉट से डिसाइड किया गया था।
कि पहली बार जो होगा ड्रॉ ब्लॉट से डिसाइड करके 1/3 मेंबर्स को निकाला गया, और उसके बाद इलेक्शंस होती रहती है। तो डिसॉल्व नहीं होती, हर टाइम लोकसभा राज्यसभा इज ऑलवेज ऑपरेशनल, ऑलवेज इन हाउस, और 1/3 मेंबर रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे अभी जो जैसे सिलेक्ट अभी चल रही है हमारी जो लोकसभा अभी खत्म होगी 24 में, लेकिन राज्यसभा चलती रहेगी। समझ आ गया, थोड़ा सा आइडिया हो गया कहाँ से? व्हाट वी बी स्टडिंग, शेड्यूल पढ़ रहे थे ना। ये शेड्यूल समझाने के लिए आपको पूरी कहानी ये बतानी पड़ी, अब समझ आ गया ना आपको? अब शेड्यूल 5 लिखिए। शेड्यूल 5, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा हो गया। फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू, प्रोविजंस प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एरियाज। ये और छठा शेड्यूल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों में आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होने का चांस रहेगा, तो इसको आपने याद करना चाहिए। और जो सिक्स शेड्यूल है वो है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ असम मेघालय, बाकी सेम, असम मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसका एक आप कोड बना सकते हैं, AMTM, याद रहेगा आपको। आपको पूछ सकता है कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स के रेफरेंस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज हैं। तो ये आपकी शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6। इसको थोड़ा आप देखो, जो भी छह शेड्यूल्स हैं उसको आप थोड़ा सा एक बार क्विकली रिविजिट करो, क्विकली। पर्टिकुलरली शेड्यूल 4, 5, 6 के आने के एग्जाम में चांसेस ज्यादा है। अब जरूरत क्या पड़ी इन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस देने का? शेड्यूल 5 में भी शेड्यूल एरियाज और इसमें ये वाली स्टेट्स। अब हमारे देश में ट्राइबल एरियाज काफी हैं, उनका एक पर्टिकुलर कल्चर है, पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि अब इन एरियाज में कुछ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी, कुछ भी होगा, वो एक तो गवर्नर को लूप में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो ट्राइबल एक कमेटीज बनती हैं, इनके जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटीज कुछ बनती हैं, उनको कंसल्ट किया जाएगा। और 1996 में अगर आपने पढ़ा होगा, एक एक्ट आया था। सुना है इसका नाम आपने किसी ने? इसको लिखिए, तीनों पॉइंट्स। पंचायत एक्सटेंशन टू, दिस इज पंचायत शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने मेंस के आंसर्स में भी कई जगह रेफर करेंगे, आप ऐसे में रेफर करेंगे।
आप GS 2 3 जहां पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो शेड्यूल 6 और 5 में हमने जो स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं कुछ एरियाज के लिए, उनकी जरूरत क्या पड़ी। अब देखो, ये जो तीसरा एक्ट है, इसके द्वारा जो ग्राम सभा होती है, इसका कंप्लीट कंट्रोल है जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता है फॉरेस्ट में, जैसे कुछ भी टैमरिंड हो गया या बीट रूट या जो भी उनके जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक्विजिशन के लिए या वहां कोई पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। जैसे नियमगिरी हिल्स के बारे में सुना आपने? नियमगिरी हिल्स इन उड़ीसा। तो ये वाला पार्ट इंडिया का आपको पता है, उड़ीसा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नियमगिरी हिल्स करके है, वहाँ वेदांता कंपनी है, उसने माइनिंग का प्रोग्राम शुरू किया था। अब देखिए, जब भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट माइनिंग की एक्टिविटीज करते हैं या कोई प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली रिलोकेशन होगी ट्राइबल्स की, उनका उनका फॉरेस्ट खराब होगा, उनका जो हैबिटेट है, लाइवलीहुड, वो खत्म होगा। तो वहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी थी नियमगिरी में, डोंगरिया खॉन्स। डोंगरिया खॉन्स। बाद में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया के डिफरेंट ट्राइबल्स ट्राइबल्स कौन कौन से हैं, किस एरिया में कौन से ट्राइबल, अपनी अपनी स्टेट में आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से ट्राइबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हिमाचल में आपको गद्दीज मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको मोनपास, देन आओ ट्राइब, ये सब ट्राइब्स। तो ये उड़ीसा की एक ट्राइब है। तो इन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया इसको लेके कि यहाँ पे आप ये जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चला रहे हो, इससे हमारा लाइवलीहुड इफेक्ट होगा, इससे हमारी जो सस्टेनेंस हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये काफी नुकसानदायक होगा। तो ये काफी देर प्रोटेस्ट चला और ये फिर ये प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा। तो ये इसका बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि ये जो हमारा शेड्यूल 5 और 6 था, ठीक है, ये इन्हीं ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, आपने सब कुछ ग्लोरीफाइड, वो अपने स्लोगन्स दे दिए कि हम डेमोक्रेटिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट आर वी डेमोक्रेटिक? सो दीज आर दी प्रोटेक्शंस। अब हमारे पास, हमने कल देखा था कि फंडामेंटल राइट्स हैं, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, बट आर दे एनी यूजफुल विदाउट आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 के बिना उनका रेलेवेंस है कुछ? नहीं है। अगर मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकता अपने फंडामेंटल राइट्स को, उनकी वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दे आर एज गुड एज नथिंग। सिमिलरली, अगर ये प्रोविजंस हैं ट्राइबल्स के लिए, तो जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं, तो देर इज नो पॉइंट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट ने बहुत सारे कुछ अमेंडमेंट्स लाए हैं ट्राइबल्स के राइट्स को एम्पावर करने के लिए। हमने ये पढ़ा होगा, FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पढ़ा है, सुना सुना तो होगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, तो ये भी गवर्न करता है कुछ प्रोविजंस, आप कहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग कर सकते हैं, या अगर आप फॉरेस्ट कटिंग करते हैं, आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो आपको कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये अब ये क्यों करनी पड़ेगी? अब फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जंगल उजाड़ दिया, तो आपको उसको रिप्लेनिश भी करना है, तो उसके डबल द साइज, और वो अलग फंड से आपको एक फंड भी बनाया गया कैंपा नाम से, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड है ये, कैंपा फंड है, स्टेट्स का और सेंटर का अलग होता है। तो ये सारे जो प्रोविजंस बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट जो शेड्यूल्स हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वो डिफरेंट सेक्शंस को प्रोटेक्ट करते हैं। और ज्यादा वल्नरेबल SCs, ट्राइबल्स, इंडिजीनियस पीपल, जो आपके एबोरिजीन्स वहां पे हैं, सेंटिनलीज ट्राइब, अंडमान निकोबार, निकोबारी ट्राइब, उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, हम जबरदस्ती उनको इंटीग्रेट करके अगर मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद अट्यून किया है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज आप 1 साल का खाना एक दिन में नहीं खा सकते। आप जबरदस्ती उनको खिलाओगे तो दे विल गो टू मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उनका एक अलग वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, उसको धीरे 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 हमें इंटीग्रेट करना है।
तो इसीलिए ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को और ज्यादा वाइब्रेंट बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं। सेक्युलर में, सेक्युलर से अब देखिए, सेक्युलर सिर्फ रिलीजन नहीं होता। सेक्युलर का मतलब होता है सेक्युलर constitutes every community. That may be linguistic, that may be region, that may be religion, that may be anything. So complete encompassing the entire ethos of the society, making a more egalitarian मतलब equal society, जहाँ पे सबको equal rights मिल रहे हैं और protections मिल रही हैं, weak को protect किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे डिसेबल्ड होते हैं, जो दिव्यांग जिनको हम कहते हैं, द डिसेबल्ड पीपल, अब इनके लिए काफी चैलेंजेस हैं। सरकार ने इनका नाम तो दे दिया दिव्यांग, लेकिन दिव्यांग नाम देने से क्या हो जाएगा? आपको एनेबलिंग प्रोविजंस भी देने हैं, एक सोशल माइंडसेट चेंज करने की भी जरूरत है लोगों में। इसी तरह ट्रांसजेंडर्स की हम बात करें, अब ट्रांसजेंडर हैं, इनको एक्सेप्टेंस ही नहीं है सोसाइटी में। पीपल कंसिडर दिस एज अ मेंटल डिफॉर्मिटी, दैट इज एक्चुअली आई वुड से मेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन सिर्फ एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन नहीं होता, मेंटल मॉरल साइकोलॉजिकल पोल्यूशन भी होता है। तो ये हमारा जो सोसाइटी से सती प्रथा आपने सुना पहले होती थी, उसको तब सही माना जाता था कि द वुमेन्स हैड टू डाई विद देयर हस्बैंड्स, बर्न्ट अलाइव। अब दैट इज वेरी, सोच के भी अगर आप सोचिए देश में कभी ऐसा भी होता था। तो आज लेकिन हम भी इस जमाने में रह रहे हैं जब ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा हो रहा है। आज से 200 साल बाद जब शायद इनको अपने राइट्स मिल जाएंगे, तब वो सोचेंगे यार हमारे पूर्वज कैसे थे, तो ट्रांसजेंडर के साथ में गलत सलूक करते थे। हम नहीं एक्सेप्ट करते उनको, हम अपने अंदर भी झांक के देखें, हमारे अंदर भी एक बायस शायद होगा, क्योंकि सोसाइटी का कल्चर ही ऐसे बना हुआ है। तो ये सारे जो प्रोविजन हैं ये धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि इनको एटलीस्ट कुछ प्रोटेक्शन तो मिले हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ केस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, जैसे एक नवतेज सिंह जौहर की जजमेंट है, आप सुन लीजिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। नाज फाउंडेशन की जजमेंट है, जिसने आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अभी रिसेंटली आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहे होंगे, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर रेगुलर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी जजमेंट आई थी अबाउट ट्रांसजेंडर्स, पढ़ी किसी ने? रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सेम सेक्स मैरिज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इनके राइट्स को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अब इस देखो, सुप्रीम कोर्ट भी हैज इट्स लिमिटेशंस, इट कैन नॉट टेक दोज, गिव दोज डिसीजंस जो समाज के टोटली अभी एंटीथेटिकल है। तो समाज का चेंज हमसे आएगा, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली डू सो मच। तो ये चीजें देखो, आप जब इस चीज को कनेक्ट करोगे अपने न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो उसके साथ कनेक्ट करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। पॉलिटी इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है, देश चलाता ही पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं दो चार यहाँ पे, शायद आप पॉलिटिकल साइंस के हो, आप भी है ना, कोई और भी है पॉलिटिकल साइंस के। तो पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स आपको एक वो डेवलप करते हैं आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो है देश में चल रहा है। तो ये हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर गए यहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट शेड्यूल पे जाएंगे, शेड्यूल 7। अब शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट की बात करता है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 लिस्ट में डिवाइड करता है। डिवाइड्स द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू 3 लिस्ट्स: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, अब यूनियन लिस्ट में हमने कल भी बात की थी कुछ शायद इसके बारे में, हल्की से हमने रेफरेंस दिया था। अब यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो एक्सक्लूसिवली सेंटर की डोमेन में है, जो मोदी जी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उसकी डोमेन में जो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन द डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वी से।
तो इसमें अभी अराउंड 100 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। 100 सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे इसमें 97 थे, और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइम पे कुछ कुछ अमेंडमेंट्स होती रही हैं, है ना। तो वो अमेंडमेंट्स होने से कुछ इन्होंने सब्जेक्ट्स सेंटर से हटा के स्टेट से हटा के सेंटर में कर दिए, कुछ कॉन्करेंट में कर दिए, तो वो चेंज होता रहा। तो इस तरह से ये इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है। अब स्टेट लिस्ट लिख लीजिए। इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं अभी। 61 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली इट हैड 66। अब आप देख रहे हैं इसके कम थे उसके ज्यादा हो गए, इसके ज्यादा थे इसके कम हो गए, तो कुछ वो ऑल्टरेशन चलता रहता है। थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो आपको इतना ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ रफ आइडिया कि कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं। मेन चीज ये है कि शेड्यूल कौन सा है इनका, और यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है। अब ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया इसमें देता हूँ कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पे सेंटर भी और स्टेट दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लॉ ओवरराइड करता है। अगर एक ही सब्जेक्ट पे स्टेट ने भी बनाया, सेंटर ने भी बनाया, तो सेंटर का लॉ उसको ओवरराइड करेगा और स्टेट लॉ नल एंड वाइड होगा। बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी। ए शेड्यूल, शेड्यूल 8। ये है आपका जो लैंग्वेजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं। कितनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की हैं? 22। अब इनके एक कर्सरी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब कितनी थी? 14 थी, 14 थी। तो बाद में वो बढ़ के, और वो अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हैं हम वो देखेंगे। पहले लिखिए अमेंडमेंट नंबर 21। 21 अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट 1967। इसमें आपकी सिंधी ऐड की थी उन्होंने। यहां तक होगी। उसके बाद आपके आगे 71st अमेंडमेंट 1992। इसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। राइट। क्षितिज, डोगरी कब ऐड हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, पता है? नहीं पता? चलो कोई नहीं, बताते हैं। 92nd अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। ये जो ऊपर हमने लैंग्वेजेस ऐड की है, इसका आप कोड बना सकते हैं KML, आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज भूल जाएगा आपको एंड में एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट आपका आ गया, इसमें आपकी ऐड हुई बोडो, इसमें आ गया आपकी डोगरी। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डोंगरी की तरह लिखा गया है, और डोगरी।
और कौन सी है? संथाली, और मैथिली। तो ये आपकी 22 लैंग्वेजेस। आपने बाकी लैंग्वेजेस तो देखनी है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान देना है कि जो ऐड हुई हैं उन लैंग्वेजेस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं जल्दी, कि किस अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। नेक्स्ट शेड्यूल 9 लिख लो। ये लैंड रिफॉर्म्स पे है। लैंड रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं। एसी ऑन हो जाएगा इसमें? एसी ऑन कर लो अगर करना है तो। चाहिए नहीं चाहिए ना? ठीक। लैंड रिफॉर्म इसमें क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट एक रेलिवेंस है। 24 अप्रैल लिखो, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी ऑल द एक्ट्स दैट वर प्लेस्ड इन लैंड, दिस शेड्यूल 9, all the legislations placed in Schedule 9, all the legislations placed in Schedule 9 before 24th April 1973 are immune to judicial review. अब 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था? हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था उस बारे में। कोई गेस, एनी गेस? एक लैंडमार्क केस है शायद, अब आ जाएगा। केशव नंदा भारती केस, वेरी गुड। तो 24 अप्रैल को उसने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया था। उसमें उन्होंने इस चीज को भी स्टडी किया था कि सरकार उस टाइम क्या कर रही थी, कुछ एक्ट्स को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, ताकि वो अपना मनमानी करे, वो इसमें डाल दे रही थी 9th शेड्यूल में। जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती थी उस पर। तो केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी एक्ट्स इसमें 73 से पहले हैं, 24 अप्रैल 73 से जो पहले वाले हैं वो तो इम्यून हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई डाला जाएगा इसमें एक्ट, तो दैट विल नॉट बी इम्यून, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये एक उस तरह से भी एक लैंडमार्क जजमेंट था। नहीं तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती थी, इसको एक अपना एक वेपन यूज करती थी टू, मतलब वो करने के लिए, राइट। तो ये आपका लैंड रिफॉर्म्स का होगा। शेड्यूल 10 आ जाए, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन क्या होता है? अब एक एमपी या एमएलए सेलेक्ट होकर असेंबली में आया है, either in the parliament or in the either in the parliament or in the state assembly। तो किसी भी पार्टी से इलेक्ट होके आएगा, बीजेपी, कांग्रेस और एनी पार्टी, और इंडिपेंडेंट भी आएगा। अब मिस्टर एक्स जो बीजेपी की टिकट से इलेक्ट होके आ गए हैं सर, किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, तो लेकिन बाद में वो डिसाइड करते हैं कि मैंने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। उस केस में क्या होगा, ही डिफेक्ट्स, उसको कहा जाता है दैट मेंबर एक्स हैज डिफेक्टेड टू अनदर पार्टी। उससे उनकी मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेचर चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये एंटी डिफेक्शन है। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली विल सीज टू एग्जिस्ट, इट विल एंड।
बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो ज्वाइन कर सकता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने तक ज्वाइन कर सकता है। या अगर एक पार्टी ए दूसरी पार्टी बी में मर्ज हो जाती है, उस केस में मेंबरशिप नहीं जाएगी। मतलब अगर पूरी पार्टी मर्ज हो रही है तब मसला नहीं है, देन देयर इज नो इशू। बट इफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअली, अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरी पार्टी में जाता हूँ तो मेरी वो मेंबरशिप ही खत्म हो जाएगी। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसको लिखिए। एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोटेक्ट्स or prevents the members of state assemblies और लोकसभा from resorting to opportunistic defection, from resorting to opportunistic defection, अवसरवादी जो उनकी पॉलिटिक्स होती है उसको रोकने के लिए। और इन दिस लीड्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सेड मेंबर। दिस लीड्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन of the said member. It came into being by the 52nd Amendment Act, 52nd Amendment Act 1985. ये अमेंडमेंट भी जरूरी है, डेट भी जरूरी है, और कौन से शेड्यूल में है ये भी बहुत जरूरी है। कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ? 10th शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल 11, पंचायती राज का नाम सुना ही आपने, तो इट डील्स विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs। ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया था, कुछ याद है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में ये अमेंडमेंट पास हुई थी। इसने क्या किया, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन इसने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। सो दिस शेड्यूल 9th शेड्यूल वाया द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, the 11th schedule via the 73rd Amendment Act 1992 provided constitutional status to the Panchayati Raj institutions. It provided the constitutional status to the Panchayati Raj institutions. डिटेल में हम इसको अलग चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। 12th शेड्यूल अर्बन लोकल बॉडीज, राइट, जिसको हम म्युनिसिपैलिटीज भी कहते हैं। 12th शेड्यूल इज म्युनिसिपैलिटीज। इसकी अमेंडमेंट कौन सी है? 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट, अगेन 1992, ठीक है। तो ये आपके 12 शेड्यूल्स हो गए। हम इनको क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे, जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर मैं एक एक करके बोलूंगा, आप इसको रिपीट करेंगे। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमारे इसके बाद 11th और 12th शेड्यूल भी। तो ये आपने जो जो चीजें बताई हैं इनको ना आपने बाय हार्ट कर लेना है। यू हैव टू जस्ट अमेंडमेंट्स, जो 3 अमेंडमेंट्स जो लैंग्वेजेस ऐड हुई है वो, दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल तो इंपॉर्टेंट है, बट 4th 5th 6th आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4th इज एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, 5th इज योर
provisions for the administration of scheduled areas and scheduled territory. Sixth is your administration of tribal areas in AMTM, Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, 4 states. Seventh is your 3 lists, union, center, and state and concurrent list. Your 8th schedule is 22 languages, originally 14. Then by 21st Amendment Act, कौन सी add हुई? Sindhi 1967, 71st Amendment Act 1992, KMN, Konkani, Manipuri, Nepali. उसके बाद 92nd Amendment Act 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली. ठीक है, ये हो गया आपके सारी लैंग्वेजेस. 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स हमने क्या पढ़ा था? केशवानंदा भारती केस, राइट? उसमें क्या किया था? उससे पहले वाले इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू है, बाद वाले नहीं है, बिकॉज उसका स्पेशल एक वो पावर है. 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन. उसमें 52nd अमेंडमेंट एक्ट थी 1985. क्या होता था? जो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा वही जाएगा, जाओ घर आओ, क्या ना. 11th क्या थी? PRIs. 12th क्या थी? ULB. क्लियर है यहाँ तक? मतलब शेड्यूल से भी कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी किसी तरह का आपको डाउट है, किसी को भी डाउट, आंसर क्लियर हो रहा है? किसी को भी कोई भी डाउट? हाँ बोलो. 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल आपका लैंड रिफॉर्म्स है. उसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोविजंस है, जो जमींदारी वगैरह अबॉलिश की थी ना, जमींदारी एक्ट वगैरह, उससे रिलेटेड है. और लैंड रिफॉर्म्स वाले एक्ट में, उसमें शेड्यूल में आप कोई भी वो डालते थे एक्ट, मतलब उसके अंदर ऐड करते थे, वो ना जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती थी. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाता है ना, जो भी जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है? जुडिशियल रिव्यू होता है कि पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली कोई भी एक्ट पास करती है, अगर वो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे टेस्ट कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है कि नहीं है. अगर वो सही नहीं होगा तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा. वो अल्ट्रा वायरस मीन्स वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेकिन अब इसमें हमने 9th शेड्यूल की बात की. इसमें 1973 तक जो भी एक्ट्स वगैरह इसमें डाले जाते थे तो वो इम्यून थे, उनको जुडिशरी हाथ नहीं लगा सकती थी. लेकिन केशवानंदा भारती केस आया एक 1973 में, उसने क्या बोला कि अब इसके बाद जो एक्ट्स डाले जाएंगे दे आर नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. तो ये था. एनी अदर डाउट्स? डाउट्स आए पूछना है, बिल्कुल पूरा ऐसे विदाउट डाउट्स आगे नहीं बढ़ना है. अभी नेक्स्ट 10th एंटी डिफेक्शन लॉ. नहीं समझ आया तभी पूछ लें, जब पढ़ा रहा हूं. अगर समझ नहीं आ रहा ना, जब उसी वक्त आपने पूछना है, कोई हेजिटेशन नहीं है. नहीं समझ आ रहा, यू आस्क. देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था. आप, मैं वही समझा रहा हूँ. आप कहाँ के हो? जम्मू के हो. जम्मू के MLA हो आप, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो या किसी पार्टी में ज्वाइन किया आपने. आप चले गए असेंबली में बैठे हो आप, लेकिन आपका मन किया यार मेरी पार्टी तो सरकार में आई नहीं, अब मैं दूसरी पार्टी में मंत्री बनना है मेरे को. ठीक है, तो आप लालच आ गया आपको मंत्री बनने का, आपने सोचा आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली. लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन तो पता ही नहीं था कि पार्टी चेंज करूंगा तो मैं मंत्री क्या, मैं मेंबर भी नहीं रहूंगा. तो आप जब पार्टी ज्वाइन की आपने बीजेपी से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई, तो आपकी मेंबरशिप चली गई, आप MLA भी नहीं रहे, आप नॉर्मल सिटीजन हो गए. तो ये प्रोविजन एंटी डिफेक्शन में है कि आप डिफेक्ट करते हो. अगर एंटी डिफेक्शन मीन्स डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन के एंटी है, डिफेक्शन को रोकता है वो. आप किसी दूसरी पार्टी को डिफेक्ट नहीं कर सकते. तो जब आपने डिफेक्ट कर दिया तो योर मेंबरशिप विल बी डिस्क्वालिफाइड. आगे समझ? 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत है. अब नेक्स्ट आपका जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहां से लिया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि ये कुछ दे देगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, फिर उसको बताएगा कौन सी कंट्री से लिया है. तो ये पूछना है. पहले लिखो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया था. ये पूरा नोट करना है और इसको पूरा याद करना है. इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखना. जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसको 1 2 3 4 करके लिखना जो भी पॉइंट्स है, ताकि आप इसको बार बार फिर रिवाइज करने में आसानी होगी. तो पहला आप लिखो, देखो उससे पहले एक सुनो एक बात, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन रहा. क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंस एक्ट तक जो हमारे प्रोविजंस थे वो कंटिन्यू हुए हैं. उसके बाद कुछ कुछ माइनर हमने चेंजेस किए हैं,
तो उस वजह से ये एक मेजर बेडरॉक इनको मिला है हमारे जो लीगल लुमिनरीज। तो इसमें फर्स्ट लिखिए फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट, आपका पब्लिक सर्विस कमीशंस, पीएससी, जेके पीएससी या यूपीएससी, ठीक है, पीएससी। देन यू हैव इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट लिखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। ये बता रहा हूं मैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो हमने 60 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के वहां से हमने कुछ कुछ लाया है। तो किस कंट्री से हमने क्या लिया और किस एक्ट से क्या लिया है, ये हमने पढ़ लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि इसमें से हमने क्या लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स ने लाया था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये वहां से लिया था। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी कंट्री से क्या क्या लिया था, क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर किया, स्टडी किया और इंडिया के लिए क्या सूटेबल होगा वो लाया उसमें। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी किस कंट्री से हमने क्या लिया। और ब्रिटिश से क्या लिया ये लिखो, खुद बताओ। ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या लिया था, पार्लियामेंट्री लिखो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ लिया हमने वहां से। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप भी वहीं से लिया। सिंगल सिटीजनशिप। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है तो हमारा कैबिनेट सिस्टम भी वहीं से आया है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट हमारा जो सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम भी वहीं से आया आपका। और आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरलिज्म समझ रहे हैं ना, जो लोअर हाउस अपर हाउस हमने पढ़ा उसको कहते हैं बाई कैमरल। समझ आ रहा है ना, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब टू हाउसेस, टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ब्रिटेन में दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, वहीं से हमने लिया ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब कौन सी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है, पी लो पानी शानी पी लो। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं, ये एक्चुअली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें हमने डिराइव किया है। कोई भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो पार्लियामेंट में या असेंबली में कुछ भी बोलता है, उसके लिए उसको लीगली सू नहीं किया जा सकता। अब जैसे मंत्री आपने सुना होगा बढ़िया भद्र भाषा भी यूज कर लेते हैं पार्लियामेंट में, है ना, तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू कुछ नहीं है। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है और ये कोडिफाइड नहीं है इंडिया में, कोडिफाइड नहीं है। इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, उनका नाम था डी लोम। What he said was, the British Parliament can do everything, but make a man a woman and a woman a man. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम थी कि मतलब उसकी एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस थी, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कम किया है, लेकिन हम नहीं सीखे। हमारी कंट्री में प्रिविलेजेस हमने अडॉप्ट कर लिया, उनको कम करने का नाम नहीं ले रहे, बिकॉज से उनकी अपनी पावर कम हो जाएगी। तो ये वहां से कॉन्सेप्ट आया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा यूएसए, हमने क्या लिया? यूनाइटेड स्टेट्स। हमने कल पढ़ा था कि आर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो जुडिशरी का हमने पावर वहीं से लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हमने वहीं से लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो पॉइंट वाइज ही लिखना, याद करने में आसानी रहेगी। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की आप डेफिनेशन लिख लो, आपको थोड़ा समझने में, ब्रैकेट में ना उसको डेफिनेशन करके। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी, judicial review is the power of the judiciary to check the constitutionality, to check the constitutionality of legislative enactments, of legislative enactments। अब इसका मतलब क्या है, ये तो मैं पहले समझा दिया आपको। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो लॉज पास करेगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जुडिशरी के पास पावर है रिव्यू करने की। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, बिकॉज ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब तीन आर्म्स है हमारे उसके गवर्नमेंट के सिस्टम के। एक आपका हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो गवर्नमेंट रन कर रही है, जैसे जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वहां पे। फिर आपका हो गया लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट स्टेट असेंबली। एंड थर्ड इज जुडिशरी। और एक चौथा पिलर भी है जो आजकल बहुत कमजोर हो गया है, मीडिया। दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और अब पांचवा भी आ गया, सोशल मीडिया, जिससे आपको बच के रहना थोड़ा सा। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है? एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव को कंट्रोल करता है आपका लेजिस्लेचर। कैसे करता है? अब एग्जेक्टिव तब तक चलेगा जब तक लेजिस्लेचर में उसके पास मेजोरिटी है। या फॉर एग्जांपल कोई गलत एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहती है यहाँ पे, सीएजी भी होता है, सीएजी भी ऑडिट करता है, तो इससे एग्जेक्टिव पे चेक रहता है। ठीक है, अब जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी दोनों पे चेक करती है। इसने कोई गलत लॉ पास कर दिया, जुडिशरी बोलेगी भाई इसको रिव्यू करो। इधर कुछ गलत एक्शन ले लिया तो उस पर भी रिव्यू करेगी। बट इसका आपस में बैलेंस रहना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस ही रहना चाहिए। अभी लिखिए आगे साथ में, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू sometimes 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 degenerates into judicial overreach, judicial overreach। और जुडिशियल ओवररीच क्या हो गया? पावर तो है आपके पास जुडिशियल रिव्यू करने की, लेकिन कई बार जजेस अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर जाते हैं, तो उसको भी चेक करने की जरूरत है। जुडिशियल ओवररीच एंड एक टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जब तक ये संतुलन बना रहेगा तीनों तीनों विंग्स के बीच में, तो हमारी चेक्स एंड बैलेंसेस सही से चलेगा और हमारी जो सरकार है, हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप अच्छे से वर्क करेगा।
अब इनको चेक करने के लिए कुछ हमने कल पढ़ा था, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे यूपीएससी रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है, इलेक्शन कमीशन आपकी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कराएगी, और आपका सीएजी है, सीएजी इंश्योर करेगा कि एक्सपेंडिचर जो सही हुआ। तो ये पूरा जो, देखिए कितना सही इन्होंने सोच के हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया, हाउ मच एफर्ट इट वुड हैव टेकन, राइट। अब नेक्स्ट लिखिए, इसमें यूएस से हमने और क्या लिया था, ये मैं आपको साथ साथ में इसलिए समझा रहा हूँ, मे बी यू इफ यू डोंट हैव आइडिया यू गेट सम क्लैरिटी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखिए इसमें, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यूएस से हमने क्या लिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट से मतलब समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसको हटाने का प्रोसीजर, जब कभी उसके भी कुछ रीजन होते हैं, वो हम जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये भी यहीं से है। नेक्स्ट लिखिए, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे हमने क्या लिया है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड कहाँ पे सबको पता है, यूके के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का भी फेवरेट है, डीपीएसपी सबसे पॉपुलर, यहीं से लिया हमने डीपीएसपी। फिर आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, हमने कल देखा था कि राज्यसभा के जो करेंटली 245 अगर मेंबर्स हैं, 233 जो होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कौन करेगा इलेक्ट, स्टेट असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल एक्सपर्टीज इन आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स भी, अभी सचिन तेंदुलकर भी इसी कैटेगरी से आए थे, तो आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एंड अदर लिटरेरी फील्ड्स। तो ये नॉमिनेशन का जो कहाँ से आया था, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखो, फेडरेशन विद, नहीं ये नहीं, नेक्स्ट लिखो कनेडियन, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्कीम है उसको कंपेयर किया जाता है काफी बार कि कनेडियन जो फेडरल स्कीम है और इंडियन फेडरल स्कीम सिमिलर है। इंडियन फेडरल स्कीम को जनरली कई बार क्वाजाई जुडिशियल भी कहते हैं, क्वाजाई जुडिशियल, सॉरी क्वाजाई फेडरल, क्वाजाई फेडरल भी कहते हैं। मतलब ये पूरा फेडरल नहीं है, फेडरल इसलिए नहीं क्योंकि हमारा सेंटर स्ट्रांग है, ठीक है। पूरा फेडरल होता है कि उनको पूरी अपनी इंडिपेंडेंस होती है, जो कनाडा में थोड़ा है, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, तो क्वाजी फेडरल। सो वी ड्रू दिस द फेडरल स्ट्रक्चर with a strong center from Canada. Appointment of governors also comes from Canadian Constitution. मेंस में भी आजकल ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिए, इंडिया का और उनका कैसे डिफरेंट है। जैसे इस बार के मेंस में पॉलिटी पेपर 2 जीएस, आपने मेंस का सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा तो आप एटलीस्ट बीच में स्टडी की सिलेबस देखिए उसको थोड़ा थोड़ा बीच में। आज घर जाते हैं तो आप अपना अपना फोन पे या कहीं पे लैपटॉप कहीं पे भी आप, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो सिलेबस को एक बार स्टडी कीजिए, प्रिंट करा के अपने स्टडी टेबल के सामने उसको रख लेना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, क्योंकि सिलेबस आपको थोड़ा बाय हार्ट करना है। आपको अखबार पढ़ेंगे, आपको ये पता रहेगा कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, सब कुछ नहीं पढ़ना रहता है। तो इस तरह से ये आप इम्पोर्टेंट, अभी क्या बात कर रहे थे हम, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ना, हाँ तो वही कनेडियन कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा मैं कुछ बात कर रहा था वो, हाँ जो जीएस 2 में जो क्वेश्चन आया इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री स्कीम और ब्रिटिश
उसमें क्या डिफरेंस है और उसमें मतलब जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है। तो वो अगर आपने ये भी इतना भी आपको याद रहे तो फिर आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हर एक चीज के लिए थोड़ा 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 मतलब रखना है। एक ऑनलाइन एक चैनल है, अगर आप वो देखें, ओनली आईएएस करके है एक, वो डेली एडिटोरियल डिस्कशन डालता है। ओनली आईएएस करके मैंने भी काफी देर तक सुना है वो हिंदी में बताते हैं सर। तो वो आप सुन सकते हैं, थोड़ा सा आपको वो हेल्प करेगा एक व्यूज व्यूज बनाने में। और राज्यसभा टीवी, संसद टीवी मैंने कल बताया था आपको, कल भी राज्यसभा टीवी, उस पे ना एक्सपर्ट्स डिबेट करते हैं डिफरेंट इश्यूज पे। जैसे पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो उसमें 4-5 एक्स रिटायर्ड डिप्लोमेट्स होंगे, एम्बेसडर होंगे कंट्री के, वो आके अपने व्यूज रखेंगे, डिफरेंट इश्यूज पे रखेंगे, G20 पे हो गया, या अभी जैसे फार्मर्स के इश्यूज चलते रहते हैं, तो उस पे आपको, आप देखिए उसको कभी फ्री टाइम में, आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा। तो आपको ओवरऑल ये चीजों का भी सेंस समझ आने लगेगा कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ये लिखिए। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट लिखिए, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ पे हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी पता है क्या होती है? जब देश में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है इमरजेंसी कि अभी जो नॉर्मल वर्किंग है वो सस्पेंड हो जाएगी और स्पेशल लॉज विल अप्लाई। जैसे 1975 से 77 आपको याद रहेगा, इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी 2 साल के लिए। तो इमरजेंसी 3 तरह की होती है, रफली बताऊंगा, अभी इसको चैप्टर अलग है। नेशनल इमरजेंसी होती है, एक प्रेसिडेंट रूल होता है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आपकी लग चुकी थी, कभी एक ही बार लगी, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी आज तक। और प्रेसिडेंट रूल तो लगता रहता है, अभी जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल है, फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं लगा था। कहीं पे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट्स में फेल होती है, तो जो स्टेट के गवर्नर होंगे वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे कि स्टेट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आई रेकमेंड प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको पार्लियामेंट में उसको अप्रूव करना रहता है। वो कितनी मेजोरिटी चाहिए, क्या चाहिए, वो डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर आए। ठीक है, नेक्स्ट। जो जॉइंट सीटिंग का एक प्रोविजन, जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन पता है आपको? जॉइंट सीटिंग होती है कई बार, आप दोनों फ्रेंड्स हो, आप राज्यसभा, आप लोकसभा हो, ठीक है, आपने बिल कर दिया पास, आपने भेजा राज्यसभा में, राज्यसभा ने माना नहीं, उसने कहा ये बिल मैं ऐसे नहीं मानूंगी, इसमें आप अमेंडमेंट्स करें, नहीं तो ये बिल, तो वो अनबन हो गई दोनों हाउसेज में। अब कोई सुलह तो करनी पड़ेगी, ये आगे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि जॉइंट सीटिंग करेंगे, तो वो स्पीकर बैठे हैं पीछे, स्पीकर हेड करेंगे जॉइंट सीटिंग को। ठीक है, फिर उसमें रिजॉल्व करेंगे कि कैसे इसका जो वो मतलब मसला सॉल्व करेंगे। तो जॉइंट सीटिंग ये होती है। ठीक है, हेड कौन करेगा? स्पीकर। बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। होगा किस बीच में? लोकसभा राज्यसभा। तो ये जॉइंट सीटिंग हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी, हाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन किसका होगा? सोवियत किसको बोलते हैं? रशिया, सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन 1990, आपको पता है जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यूएसएसआर कहते थे हम इसको, यू यूनाइटेड सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक्स, यूएसएसआर। 1990 से पहले हम यूएसएसआर कहते हैं, और अभी इसको हम रशिया कहते हैं। रशिया, रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन का व्लादिमीर जेलेंस्की। तो अभी इन दोनों के बीच में जंग लड़ी हुई है, पूरा दुनिया हिला रखी है इन्होंने। तो यहां से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस द आइडियल ऑफ जस्टिस।
अब जस्टिस क्या होती है? व्हाट इज जस्टिस? ओके, irrational. Yeah. What else? Any idea of justice? कहाँ तक हम पहुंचे थे? सोवियत यूनियन, जस्टिस ना? ठीक है, फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फ्रेंच फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, कल भी बताया था मैंने आपको, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और उसको हम कोशिश करनी है कि ब्रैकेट में हम फ्रेंच में भी लिखें उसको, लिबर्टे, इगैलिटी, फ्रेटर्निटी। मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। लिबर्टे, इगैलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। Of correct pronunciation, you can check online. I may not be right. Right? अगर आप इतना मीन्स में अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा हल्का सा में भी आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और आधे नंबर की लड़ाई होती है। नेक्स्ट लिखिए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला है? साउथ अफ्रीका। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, जापानीज। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अभी यहाँ तक जल्दी से रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रीएम्बल। क्विकली जस्ट गो थ्रू इट, ग्लांस थ्रू इट क्विकली कि कौन सी कंट्री से हमने क्या लिया। ये जो हमने दो चीजें पढ़ी है ना आज, जो शेड्यूल्स, कौन से क्या क्या है, इनमें से आप एक्सपेक्ट करो कि हर एग्जाम में सवाल आएंगे आएंगे। स्टेट पीसीएस दो, यूपीएससी दो, या कोई भी एग्जाम दो, इसमें अमेंडमेंट्स या जो भी मेन प्रोविजंस मैंने बताया है उसको याद करें। जर्मनी से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का जो प्रोविजन। अभी तक जितना पढ़ा है, आर यू लाइक थरो विद इट? जो हमने 2 दिन में देखा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, मतलब समझ आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने का, मतलब शुड बी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। इट्स फाइन, बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर पे चलें, प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एक्चुअली क्या है? ये एक
आइडेंटिटी कार्ड की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसके एसेंस को पूरा निचोड़ निकाल के हमने उसमें प्रियम्बल में दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया, इसको एंड में ऐड किया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये दिमाग में आइडिया भी था, हम इसको बाद में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो भी हम पूरा उसका मतलब क्रक्स निकाल के देन विल पुट इट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल प्रियम्बल रीड क्या करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, and to secure for all its citizens justice, socio-economic, political, equality of thought, justice, belief, and all these things. And on this 26th day of November 1949, we give to ourselves this constitution, right? तो सबसे पहले वर्ल्ड में अगर प्रियम्बल किसी कंट्री ने दिया था, वो अमेरिका ने दिया था। द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट कंट्री which adopted a preamble. Pandit Nehru gave an objective resolution. Objective resolution, which later evolved. उसमें इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे वही बाद में प्रियम्बल में इंक्लूड किए गए, मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, प्रियम्बल अमेंड कब हुआ आपका? हुआ भी है या नहीं हुआ? हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें कौन सा वर्ड ऐड किया गया था? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी। इसमें सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी ऐड किया। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, 3 वर्ड्स। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। अब हमारा जो प्रियम्बल है उसके 4 हम पार्ट्स से दे सकते हैं। स्टार्ट्स विद वी द पीपल। तो वी द पीपल का मतलब इट इज द सोर्स, पीपल आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द प्रियम्बल, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला प्रियम्बल आपको बताता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट इज द सोर्स? द पीपल ऑफ इंडिया। वी आर अ पॉपुलर सोवरेनिटी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट, the type of government. What are we? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So the type of government also is given in this. एक एक टर्म का हम बाद में अंडरस्टैंड फिर से करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, equality, and fraternity. These are the 4 major objectives of the Constitution. And fourth, we have the date of adoption, as we just discussed. Date of the adoption of the Constitution. What is the date of the adoption? 26 November. 26 November 1949. Now we will discuss the meaning of the terms that we have in the preamble. सोवरेन हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी उसको हम थोड़ा सा आइडिया देंगे। सोवरेन का मतलब क्या है? हु इज सोवरेन? अ मैन इज, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, अ मैन इज सोवरेन ओवर हिज माइंड, बॉडी एंड सोल, और फॉर दैट मैटर वुमेन इज वेल। व्हाट ही मेंट इज अ ह्यूमन बीइंग। हम अपने वोल्यूशन पे हमारा पूरा एक सोवरेन राइट है।
ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है। उसी तरह कंट्री लेवल पे, अ कंट्री इज सोवरेन इन इट्स ओन। और हमारी सोवरेनिटी कहाँ लाई करती है? लोगों में, हम सब में, है ना। हमारी ऊपर से नहीं आती फ्लो, हमारी टॉप डाउन है, बॉटम अप है, ये हमारे लोगों से है। हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्किकल सिस्टम नहीं है। तो ये हो गया सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी में इसमें ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट सोशलिस्ट। ये हमने सॉवरेनिटी कल बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको आया समझ? आप कल नहीं थे। सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस नहीं। देखो, इंडिया है, इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, वो इंडिया को कोई, इंडिया खुद ही डिसाइड करेगा ना। पाकिस्तान थोड़े बताएगा या रशिया थोड़े बताएगा कि इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं हमें, या किसी दूसरी कंट्री के साथ। मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या जो हमारे जो इंटरनल डिसीजंस हैं, वो हम खुद लेंगे। कोई बाहर वाला आके नहीं बताएगा हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने क्या खाना है या क्या पीना है। मतलब अगर आप अपने मन से जो कर रहे हो, मतलब आप सोवरेन हो, अपने अपने ऊपर सोवरेन हो आप। यू आर योर ओन सोवरेन। मैन इज सोवरेन ओवर हिज माइंड, बॉडी एंड सोल। उसी तरह कंट्री का भी होता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मीन्स पावर कहाँ लाई करती है। पुराने जमाने में जो किंग्स होते थे, वहां सोवरेनिटी किंग में थी। किंग वॉज द सोवरेन, हिज वर्ड वॉज द कमांड। देयर इज अ proverbial quote for the British kings: the king is dead, long live the king. The king is dead मतलब किंग मर तो गया है एज अ पर्सन, बट लॉन्ग लिव द किंग। किंग एज एन इंस्टीट्यूशन थ्राइव्स, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो वो एक है कि वहां पे सोवरेनिटी पास होती थी फ्रॉम वन किंग टू द अनदर, बट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंग रिमेन्ड एज सच। हमारे केस में क्या सोवरेनिटी लोगों में है। तो इसी तरह हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। आगे समझो, ठीक है। सोशलिस्ट, द वर्ड सोशलिस्ट, ये कब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें प्रियम्बल में? 76। सोशलिस्ट 1976 में आपकी जो अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? अब दो तरह का सोशलिज्म है। एक तो हो गया चाइनीज सोशलिज्म, मार्क्सियन, जिसको कम्युनिटेरियन सोशलिज्म कहते हैं। उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी जाती है। मार्क्स का नाम सुना है आपने? कार्ल मार्क्स, दास मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स कहता है कि ऑल द कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल की वजह से ही सारे स्यापे हैं। तो उसको, उसने कहा कि अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर देंगे, इफ वी अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सारा जो कंट्रोल है वो मतलब स्टेट के हाथ में दे देंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। उसने ये कहा कि जो कैपिटलिज्म के बहुत क्रिटिक किया मार्क्स मार्क्स ने। कैपिटलिज्म का पता है आपको? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सारा मतलब जो मार्केट फोर्सेस पे कंट्रोल रहता है। मार्केट मींस जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, इनके हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहेगा और स्टेट का कंट्रोल कम होगा, वो होगा कैपिटलिज्म। तो इसने कहा कि कैपिटलिज्म बहुत बड़ा एक इक्वालिटी के अगेंस्ट है, इससे इक्वालिटी नहीं आएगी सोसाइटी में। तो जो अमीर लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, वो अक्यूमुलेट करते थे कैपिटल को। दे यूज टू अक्यूमुलेट कैपिटल। और जो गरीब लोग थे, जो वर्कर्स थे, दे यूज टू अक्यूमुलेट लेबर। उनके पास वही है, लेबर। और इसमें एक कॉन्सेप्ट फिर देता है वो सरप्लस वैल्यू का। अब मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, मजदूर हूं मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस 8 घंटे का जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज वर्थ का मैंने काम किया, तो कैपिटलिस्ट मुझे सिर्फ 50 या 60 रुपए देगा। जो 40 रुपए है वो अपने पास रख लेगा एज अ प्रॉफिट। तो वो जो 40 रुपए है वो सरप्लस वैल्यू है। वो सरप्लस वैल्यू मतलब उसके वर्कर के काम नहीं आएगी। मतलब उसको इतना पिटेंस भी दिया जाता है कि वो अपने आप को इतना फर्म रख सके। ही टर्न्स अप ऑन द जॉब नेक्स्ट डे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये एक क्रिटिक जब करते हुए मार्क्स ने ये बोला। फिर उसने कहा अगर ऐसा रहेगा तो फिर इमेंसिपेशन ऑफ द पीपल आएगी नहीं। हमें ये कैपिटलिस्ट ऑर्डर को खत्म करना है और वी हैव टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक सोसाइटी। कंप्लीट स्टेट कंट्रोल होगा, पूरा स्टेट कंट्रोल होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दो, सब खत्म कर दो, सब स्टेट को दे दो। ये मार्क्स का आइडिया था। उसने कहा एंड में सब बुर्जुआ 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 होता है, बुर्जुआ प्रोलेटारिया रेवोल्यूशन आएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन जो हमारा सोशलिज्म है वो थोड़ा सा मिक्स्ड सोशलिज्म है, कोई बात नहीं, बैलेंस सोशलिज्म, वी हैव मिक्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। पंडित नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट, तो उनका काफी इन्फ्लुएंस रहा है हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप करने में। तो हमारे यहाँ इक्वल है, स्टेट का भी रोल है और मार्केट फोर्सेस का भी रोल है। 1990 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आइडिया है ना सबको एलपीजी रिफॉर्म्स का, है ना? आपको भी नहीं है? देखो 1990 से पहले क्या होता था, हमारी कंट्री हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जिसको कहते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो कर रही थी, जिसको 3 to 4% उस टाइम ग्रोथ रेट था। और हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, मतलब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी। और हम एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग पे इतना हमारा वो नहीं था, हमारी इकोनॉमी क्लोज थी। हम मतलब डरते थे कि हम फिर से कोलोनाइज हो जाएंगे, वो एक साइकोसिस था। उस वजह से हमने अपने मार्केट को ओपन नहीं किया, तो हम एक क्लोज इकोनॉमी रह गए और ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। उसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा ओवर्टली सोशलिस्ट है। बट 1990 में क्या हुआ, जब इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो हमारे आरबीआई के अकाउंट में रहती है, वो बहुत कम हो गई। वो सिर्फ एक हफ्ते तक सरवाइव करने जितना हमारे पास पैसा रह गया कि हम इतने एक हफ्ते के इम्पोर्ट्स कर सकते हैं सिर्फ। तो तब हमने लोन चाहिए था, हमें ऑब्वियसली लोन लेना ही पड़ेगा, तो हमने आईएमएफ से लोन मांगा। अब आईएमएफ कोई चैरिटी तो करेगा नहीं हमारे लिए, उसने बोला भाई अपने मार्केट्स को खोलो, तो करना पड़ा हमें, हमें फोर्सफुल लिबरलाइजेशन करनी पड़ी। तो 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, ट्रेड होने लगा ज्यादा, ओपन मार्केट्स फॉर एफडीआई बढ़ने लगा। तो उस टाइम के बाद फिर हमारी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो गई। तब से पहले ज्यादा स्टेट ओरिएंटेड थी, अब ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड होगी। तो उससे हमारा ग्रोथ रेट हमारा बढ़ गया, 8-9% तक चला। 2000 जो डेकेड था, 2000 से 2010 तक काफी अच्छा ग्रोथ रेट रहा। फिर 2007-8 में आपने सुना होगा सब प्राइम क्रैशेस हुए थे, उसमें यूएस में जो बबल बस्ट हो गया, जो रियल एस्टेट मार्केट पूरा बस्ट हो गया, तो उसकी वजह से फिर से वो आया। लेकिन इंडिया का ठीक रहा, क्यों? क्योंकि इंडिया ने फिर भी एक बफर रखा था, इकोनॉमिक पॉलिसी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एट दैट टाइम। सो इवन 1991 में व्हेन ही ओपन अलोंग विद पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने ये रखा था कि पूरा हमने अपना बैंकिंग सिस्टम पूरा ओपन नहीं किया था। वी हैड सर्टन 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 चेक्स एंड बैलेंसेस, तो वो हमें थोड़ा उस चीज ने हमें प्रोटेक्ट किया। लेकिन अभी तो अब पूरा ओपन हो जा रहे हैं हम, ग्रेजुअली वी आर ओपनिंग अप अ लॉट, ईज ऑफ बीइंग डूइंग बिजनेस और ये सब चीजें। तो ये था सोशल इंडियन सोशलिज्म कैसा था, और ये सब चीजें, ये आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट टर्म इसमें हमारी जो आएगी, आपको क्लियर हुआ? आ गया ना समझ आपको भी? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। सेक्युलर तो हमने कल पढ़ भी लिया था। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट था हमें सेक्युलरिज्म। चलो आप बताओ मुझे, सेक्युलरिज्म, इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है? पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है? हाँ, एक बंदा बोलो, एक बंदा, आप बोलो। हाँ, अच्छा, और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है? भाई, नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहाँ पे है? इंडिया में है? कहाँ पे है? तो वहां पे क्या है, उससे क्या होगा? आप बताओ। चर्च और रिलीजियस मैटर्स, उस मतलब देखो, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वैसा नेगेटिव नहीं कि कुछ गलत है, वो नेगेटिव का मतलब ये होगा कि सेक्युलरिज्म आपको ये इंश्योर करता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को डोमिनेट ना कर दें स्टेट अफेयर्स में, वो करना है। और नेगेटिव का क्या है कि वो करने ही नहीं देता, बिल्कुल नहीं करता है। ये करता है, इक्वली करता है, रिस्पेक्ट भी इक्वली करता है और डिसरिस्पेक्ट, जैसे आपने बोला, इक्वल मतलब इक्वल इंटरवेंशन है, कोई ज्यादा एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करना है, सबको करना है इक्वली या सबको नहीं करना है इक्वली। ये इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म है। तो 1976 में हमने ये वर्ड सेक्युलरिज्म ऐड किया, सेक्युलर वर्ड ऐड किया। तो आई थिंक ये क्लियर है सबको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी कहाँ से इमर्ज हुई? यूनाइटेड स्टेट से, है ना?
तो अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट तो आप सबको ही पता होगा, क्या है? वी द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बट अब क्या हो गया? गवर्नमेंट OFF ऑफ द पीपल, FAR फार फ्रॉम द पीपल, एंड BUY बाय द पीपल। उल्टा हो गया ना अभी। तो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लिखो लिखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हमारी कौन सी है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? हाँ, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? हाँ, यहाँ पे चार एक टूल्स होते हैं इसके। रेफरेंडम किया जा सकता है, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। ये लिख लो, टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, कि कोई भी पॉलिसी या कुछ भी लॉ लाना है, पहले लोगों से रेफरेंडम किया जाएगा, लोगों को पूछा जाएगा कि भाई क्या ये करना चाहिए, अगर मेजोरिटी लोग करते हैं तो तभी वो होगा। ये स्वीडिश कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि रिकॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बन गए मंत्री, आपने काम ढंग का नहीं किया, तो आपकी क्लास बोलेगी कि भाई इनको हटाओ पद से, ही काम नहीं कर रही, तो ये रिकॉल का राइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो गई तो बस भूल जाओ, पब्लिक के पास पूरा राइट है कि आपको कभी भी वो वापस बुला सकती है। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोगों के ऊपर का डायरेक्ट कंट्रोल है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। तो हमारे यहाँ तो दूसरा ही सिस्टम है, हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो वहां पे क्या होता है, एक बार इलेक्शन हो गई तो दे रिप्रेजेंट अस, वी डोंट हैव अ वॉइस। तो ये है डेमोक्रेसी का थोड़ा सा। नेक्स्ट, रिपब्लिक लिख लीजिए। रिपब्लिक क्या होती है, हमने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया हमने। क्या होती है रिपब्लिक? आप बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक क्यों कहते हैं हम इंडिया को? आप बताओ अंशु, रिपब्लिक क्यों कहते हैं? आप बताओ, बताओ, पढ़ाया अभी? क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों कहते हैं? नहीं, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे। देखो, रिपब्लिक हमने अभी पढ़ा था, दो तरह की गवर्नमेंट्स होती है, एक तो मोनार्कीज होती है। मोनार्की की हुई राजा, जहाँ राजा मतलब राजा का रूल होता है, या किंग्स वगैरह होगी। दूसरी होगी आपकी डेमोक्रेसी। तो रिपब्लिक क्या होती है, जहाँ हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है। ये सिंपल फंडा है रिपब्लिक। आप लिखो, डेफिनेशन लिखो इसकी, रिपब्लिक क्या होता है, आपको ऐसे भूल जाएगा। A republican government is one. A republican government is one in which the head of the state is elected, is an elected representative, is elected by the. For example, for example, India is a republican state. For example, India is a republican state where the president is indirectly elected, where the president is indirectly elected by the elected representatives by the elected representatives of state assemblies as well as the parliament. As well as the parliament. However, however, in countries like United Kingdom, in countries like United Kingdom, the head of the state is not elected, but rather
hereditary, is not elected but rather hereditary, and that is why they are known as constitutional monarchies. They are known as constitutional monarchies. अभी क्लियर है आपको? आप लास्ट में अभी आपको हुआ क्लियर? अभी बताइए रिपब्लिक क्या होता है? बस इलेक्ट कर, इतना याद रखना है, वो बात की बात है। सिंपल रिपब्लिक का बेसिक डेफिनेशन याद रखना है ना। बाकी डेटा हम बाद में फिल करेंगे। रिपब्लिक, ये आप ये छोटा सा लिख लो, आपको समझ करना है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, बस इससे ज्यादा याद नहीं करना। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लो सब लोग, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में। आपको मेन एसेंस हिट करना है कि बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिपब्लिक क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा। अब कौन इलेक्ट करेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले इलेक्टेड है कि नहीं है ये हमने कोर फंडामेंटल्स पे। हो गया ना आपको भी क्लियर? आपको हो गया ना? अभी आप क्या बोल रहे थे? ये तो नहीं बोल रहे थे ना? और आप भी समझ आ गया क्या होता है रिपब्लिक? क्या? हाँ, मोनार्कीज में क्या होता है? मोनार्कीज में हेरिडिटरी होता है। किंग मतलब किंग्स, याद रखो मोनार्की होती है किंग्स। किंग्स क्या होते हैं? एक के बाद एक, मतलब राजे के बेटे, फिर उसका बेटा, फिर ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, हो गया समझ? नेक्स्ट आ जाओ, जस्टिस। अच्छा, रिपब्लिक में एक और चीज लिखो आप, रिपब्लिक में 2 पॉइंट्स और लिखो। इसमें लिखो, रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स, नंबर 1, रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स that political sovereignty, that political sovereignty is not vested in a single individual. The political sovereignty is not vested in a single individual, but people as a whole. And second, absence of any privileged class. Absence of any privileged class so that everyone has access to public offices. ठीक है, that should be it for justice. Sorry, for the public. Then we move to justice. जस्टिस मैंने समझा दिया आपको, पॉइंट्स लिख लो एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देता हूँ। तो जस्टिस हमने कहाँ से लिया? रशियन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये साथ में मेंशन कर दो इसके जब लिख भी रहे हो। जस्टिस टेकन फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एरो डाल के 3 तरह की जस्टिस की हम बात करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 3 तरह की जस्टिस हमने अपने प्रियम्बल में रेफर करी हुई है। सोशल जस्टिस क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट of all citizens, irrespective of, equal treatment of all citizens, irrespective of caste, creed, religion, sex, race, etc. Equal treatment of all citizens, irrespective of any of their identities. ठीक है? Then economic justice क्या होती है इसमें? जो economic opportunities हैं, they are equally available. Economic opportunities are equally available to all sections of society.
सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये जो इनका इसका इंटरसेक्शन वाला एरिया हो जाएगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। व्हेन बोथ दीज टाइप्स ऑफ जस्टिस कन्वर्ज, जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो रही है, सोशल एम्पावरमेंट भी हो रही है, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये आप नोट कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ इक्वालिटेरियन इक्वल सोसाइटी के लिए, ये बहुत जरूरी है। इसका एक और आ गया आपका सबसेट, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होगी? एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड पब्लिक ऑफिसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी। सबको इक्वल वॉइस मिलेगी, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा पॉलिटिकल ऑफिस के लिए। ये होगी आपकी पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पे क्लियर है? शुड वी क्लोज हियर? इनफ फॉर द डे। समझ आई है आपको?